शादी का लाल जोड़ा लिए वो उसके करीब बढ़ रहा था, जबकि सिमरन की जान गले में अटक गई थी। मेरे पास मत आओ, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। क्यों? मुझसे मोहब्बत नहीं करती? तुम्हें तो बड़ा शौक था ना मेरे साथ शादी रचाने का, मेरे साथ सुहागरात मनाने का। तो अब वही तो सब कुछ कर रहा हूँ, पहले शादी और फिर बाद में सुहागरात। दुल्हन बनकर एक बार मेरी सेज तो सजाओ, ऐसा सुकून दूंगा कि पूरी जिंदगी मुझे भूल नहीं पाओगी। शुभम के चेहरे पर इस वक्त चट्टानों जैसी कठोरता थी। आंखें गुस्से को बर्दाश्त करते करते लाल अंगारा हो चुकी थीं। सामने बैठी वो लड़की जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, उसके साथ वो ये सब कुछ करेगी, उसे अंदाजा नहीं था। और अब उसके इनकार पर वो जुनूनी सा हो गया था और शादी का लाल जोड़ा लिए उसकी ओर बढ़ रहा था कि इसे पहनो और मेरे साथ शादी करो। जबकि सिमरन डर के मारे थर थर कांप रही थी। उसे कहाँ पता था शुभम शर्मा इतना जुनूनी इंसान है। वो तो उसे एक सीधा साधा पढ़ाकू टाइप का लड़का समझती थी, लेकिन आज उसके सामने जो खड़ा था वो कोई और ही था। शुभम शर्मा नहीं था जिसने सिमरन के पसीने छुड़ा दिए थे। वो सब झूठ था। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मोहब्बत का नाटक कर रही थी। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। प्लीज, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं मरकर भी तुमसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी सगाई किसी और से हो चुकी है और आज आज मेरी शादी है। दोस्तों के कहने पर मैंने उनसे शर्त लगाई थी कि तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर रहूंगी, और बस मैंने वो शर्त जीत भी ली है। अब तुम भी अपनी राह पकड़ो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही शादी कर सकती हूँ। अच्छा? वो गुस्से से तिलमिला उठा था। शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मेरा नाम भी शुभम शर्मा है। जो चीज़ मेरी हो जाती है वो मेरी ही होकर रहती है। शादी ना सही, लेकिन बिना शादी के ही मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को हासिल करके रहूंगा। ये कहकर उसने हाथ में पकड़ा लाल जोड़ा दूर फेंका था और एक झटके से सिमरन को कलाई से पकड़ते हुए अपनी ओर खींचा था। उसके सख्त हाथों की पकड़ सिमरन की नाजुक कमर पर बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे हाथ ऊपर की ओर मूव करने लगे थे और ब्लाउज की डोरियों तक पहुंचते पहुंचते सिमरन की सांस गले में अटक गई थी। उसने एक झटके से अपना चेहरा उठाते हुए शुभम की ओर देखा था, जहां शुभम की आंखों में गुस्सा, नफरत और इंतकाम की आग दहक रही थी। शुभम को इस मोड़ तक लाने वाला कोई और नहीं बल्कि सिमरन ही थी। सिमरन की आंखों से दो आंसू टूट कर गिरे थे। आज उसे अपनी गलती का बुरी तरह एहसास हो रहा था। उसके होंठ धीरे से खुले थे। प्लीज शुभम। लेकिन शुभम ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ते हुए एक हाथ की उंगली उसके कांपते नरम होठों पर रखी थी। आज नहीं सिमरन, आज तो मुझे रोक नहीं सकती। ये कहकर शुभम ने एक झटके से उसकी डोरियों को खोल दिया था। अगले ही पल वो सरक कर नीचे गिरा था। सिमरन की कमसिन खूबसूरती शुभम की नज़रों के सामने थी और फिर उसने बेकरार होकर अपने दहकते कांपते होंठ सिमरन की नरम धड़कनों पर रखे थे। एक्सक्यूज मी, क्या आप 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकते हैं? एक लड़की की आवाज़ सुनकर वो चौंका था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत कम लोग ही उससे सीधे बात करते थे। ज़्यादातर लोग उसकी पर्सनालिटी से दब जाते थे। वो एक दबंग शख्स था। 6 फुट से भी ऊंचा कद, मजबूत कंधे, घनी और खूबसूरती से तराशी हुई काली मूछें और नए नक्श ऐसे कि वो किसी राजकुमार से कम नहीं लगता था। वो अपनी खूबसूरत जादू भरी पर्सनालिटी से खुद जानकार था, इसलिए हमेशा थोड़ा बेपरवाह भी रहता था। सामने वाला उससे बात करने से पहले एक बार जरूर सोचता था। उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा रौब, कुछ ऐसी कशिश थी कि वो एक पल में अपना जादू सामने वाले पर बिखेर देता था। यूनिवर्सिटी की न जाने कितनी लड़कियां उसकी एक प्यार भरी निगाह के लिए तरसती थीं, सपने सजाती थीं कि काश ये खूबसूरत हैंडसम लड़का उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। लेकिन आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो शुभम की नज़रों में छा सके, जिसे देखकर शुभम के दिल की घंटी बज सके और शुभम का दिल कहे, हाँ शिवम, यही वो लड़की है जो भगवान ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। अपनी तमाम खूबसूरती के बावजूद भी शुभम किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखता था। कुछ लड़कियां उसे घमंडी और मगरूर के नाम से जानती थीं, तो कुछ लड़कियां उसे उसकी शराफत समझकर उसके और भी ज़्यादा गुणगान करती थीं। लेकिन कौन शुभम शर्मा के बारे में क्या सोचता है, शुभम को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आज इस खूबसूरत सुरीली आवाज़ पर शुभम ने अचानक चौंक कर उस आने वाली लड़की की ओर देखा था। लड़की को देखकर उसके दोस्तों ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया था। उसने उन्हें घूर कर देखा तो सब चुप हो गए थे।
वो उसके साथ मजाक तो करते थे, लेकिन उसके गुस्से से भी डरते थे। जी बताइए मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने अपने चेहरे को सामान्य रखते हुए सिमरन से पूछा। दरअसल मुझे आपके नोट्स चाहिए थे। क्या आप मुझे अपने नोट्स दे सकते हैं? मैं यूनिवर्सिटी में नई हूँ। सबसे पूछने पर यही पता चला कि आप यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे और होनहार लड़के हैं। बस इसीलिए आपके पास चली आई। वादा करती हूँ कॉपी करने के बाद तुरंत लौटा दूंगी, उसने नजरें झुकाते हुए कहा था। उसके दोस्त हाथ हाथ सीने पर बांध कर खड़े थे, क्योंकि उन्हें यकीन था शुभम शर्मा उसे दो चार खरी खोटी जरूर सुनाएगा और उसे भगा देगा। उसे पता था कि लड़कियां उससे बात करने के लिए अक्सर नोट्स का बहाना बनाती थीं, मगर उनके होश उड़ गए जब उन्होंने शुभम शर्मा का जवाब सुना। फिलहाल तो मेरे पास नोट्स नहीं हैं, घर पर रखे हुए हैं। अगर कल मुझे याद रहा तो ले आऊँगा, वरना कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। क्या आपके मोबाइल में वो नोट्स नहीं हैं? अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे मोबाइल से वो शेयर कर सकते हैं? शुभम ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। न जाने क्यों, लेकिन वो चाहते हुए भी उस लड़की को मना नहीं कर पाया, और शायद ऐसा पहली बार हुआ था, क्योंकि शुभम अपना मोबाइल कभी किसी दोस्त को भी नहीं देता था। उसने ब्लूटूथ ऑन किया, नोट्स अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लिए। थोड़ी ही देर में उसने मोबाइल वापस किया और मुस्कुराते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी बहुत हेल्प हो गई। ये कहकर उसने शुभम की ओर एक हल्की सी मुस्कान दी थी, और शुभम का दिल एक पल के लिए धड़क उठा था। हल्की सी मुस्कान ने ही उस लड़की के गालों पर गहरे डिंपल डाले थे, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा गए थे। कितने ही पल शुभम उसके चेहरे को देखे गया, जबकि थैंक्स कहकर वो लड़की वहां से चली गई थी। वो लड़की चली गई थी और शुभम कितनी ही देर तक जाती हुई लड़की को देखता रह गया। उसका एक दोस्त रोहित पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। होश की दुनिया में वापस आ जा यार, क्योंकि वो जा चुकी है। शुभम एकदम हड़बड़ाकर सीधा हुआ था। दोस्तों के चेहरे पर फैली शरारती मुस्कान देखकर वो अपना सर खुजाने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? बेचारी मासूम लड़की थी, बस इसीलिए थोड़ी सी हेल्प कर दी। थोड़ी सी हेल्प? तो उसे थोड़ी सी हेल्प कर रहा है? तूने उसे अपना मोबाइल दिया था, और ये कोई छोटी बात नहीं थी, रोहित ने हैरानी से कहा। रोहित की बात पर कार्तिक भी आगे आया था। वाह यार, हमें तो कभी तूने अपना मोबाइल छूने भी नहीं दिया, और उस लड़की को आराम से पकड़ा दिया। तुझे अभी भी नहीं समझ आया कि वो तेरा नंबर लेने के बहाने ये सब कर रही थी? कुछ भी बकने से पहले 100 बार सोच लिया करो। उसने ना तो व्हाट्सएप पर नोट्स भेजे और ना ही मेरा नंबर लिया है। उसने ब्लूटूथ से नोट्स लिए हैं। चलो अब यहाँ से भूख लगी है, कैंटीन चलते हैं। वो उन सबको टालना चाहता था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था उसके दोस्त कितने काइयाँ हैं। एक बार पीछे लग गए तो बाल की खाल भी निकाल लेंगे। अपने दोस्तों को साथ लेकर वो कैंटीन की ओर बढ़ गया, जबकि काफ़ी दूर निकल चुकी सिमरन ने एक नज़र पलट कर शुभम की ओर देखा था, जो अब अपने दोस्तों के साथ कैंटीन की ओर जा रहा था। सिमरन तब तक उसकी पीठ को देखती रही जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। अगले दिन शुभम शर्मा की क्लास जल्दी ख़त्म हो गई थी और उसकी निगाहें लगातार ग्राउंड में किसी को ढूंढती फिर रही थी। क्या हुआ है राजकुमार, किसे ढूंढ रहे हो? रोहित ने उसकी बेचैनी देखकर आखिरकार पूछ ही लिया। किसी को भी नहीं, शुभम ने धीरे से कहा। तू पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन मुझसे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस छोटी सी लड़की से तुझे प्यार हो गया हो? वैसे लड़की प्यारी तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो ठीक नहीं लगती। उसकी सहेलियां बहुत ही लोफर टाइप की हैं। किसी के बारे में यूँ बिना जाने राय नहीं बनानी चाहिए, शुभम ने सख्त लहजे में कहा। तो रोहित मुस्कुराते हुए बोला, तू माने या ना माने, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर है। शुभम ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और कदम आगे की ओर बढ़ाया कि तभी उसकी नज़र सिमरन पर पड़ी, जो थोड़े ही फासले पर बेंच पर बैठी अपने नोट्स में झुकी हुई थी। तेज हवाएं चलते हुए उसके बालों के साथ शरारत कर रही थीं। पढ़ाई के बीच ही वो कभी बालों को कानों के पीछे करती, तो कभी सारे बालों को समेट कर जूड़े की शक्ल दे देती, लेकिन मुलायम और घने बाल कुछ ही देर में फिर से बिखर जाते। इस वक्त वो जल्दी जल्दी अपने नोट्स बनाने में बिजी थी। क्या हुआ? उसे देखकर रुक क्यों गया? जिससे रोहित शरारती अंदाज में पूछ रहा था, शुभम ने उसे घूर कर देखा था, जिस पर रोहित ने तुरंत डरने की एक्टिंग की थी। अरे बाबा, मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो, जैसे मुझे कच्चा ही चबा डालोगे? मैं तो ये कह रहा था, अगर तुम्हें उस लड़की से कोई बात करनी है तो जाकर कर सकते हो, यूँ दूर दूर से घूरने की क्या ज़रूरत है? लेकिन शुभम बिना जवाब दिए सीधे मजबूत कदमों से सिमरन की ओर बढ़ा था।
थोड़ी दूर पर सिमरन की सहेलियां भी खड़ी थीं, जो आपस में बातें करने में मगन थीं। शुभम के हाथ में कुछ नोट्स थे जो वो उसे भेजना भूल गया था, और अभी थोड़ी देर पहले ही उसने प्रिंटर शॉप जाकर वो नोट्स प्रिंट करवाए थे। ये लीजिए, मैं आपको ये फॉरवर्ड करना भूल गया था, उसने सीधे अंदाज में कहा। तो सिमरन पहले तो हैरानी से उसकी ओर देखने लगी और फिर खुलकर मुस्कुरा दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मेरा मतलब है, आपको अगर मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो बिना झिझक कह सकते हैं। उसकी काली बड़ी बड़ी झील सी आंखें खुशी के एहसास से चमकने लगी थीं, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाए गए नोट्स कोई किसी को नहीं देता था। लेकिन सिमरन की बहुत बड़ी हेल्प हुई थी जो उसे इस तरह बने बनाए नोट्स मिल गए थे, और वो भी इतनी आसानी से। और इसी बात को लेकर वो बहुत खुश थी। लंबी घनी पलकों की झालर कभी गिरती तो कभी उठती, अपने नरम गुदाज गुलाबी होंठों से शुभम को थैंक्स कर रही थी। लेकिन शुभम को कुछ दिखाई और सुनाई कहाँ दे रहा था। वो तो बस उसके चेहरे की खूबसूरती और उसकी मासूमियत में एकदम गुम हो गया था। और जब सिमरन ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया तो वो होश की दुनिया में वापस आया था। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी मदद हो गई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आप मुझे थोड़ी परेशान लग रही हैं, शुभम ने अनचाही अपने दिल की बात पूछ ली थी। एक बात जो वो अच्छे से नोट कर रहा था कि सिमरन को उसकी ज़िंदगी में आए अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे, और जब से सिमरन उसकी ज़िंदगी में आई थी तब से उसमें कई बदलाव आने शुरू हो चुके थे। उसने कभी भी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली थी, लेकिन सिमरन के आने के बाद वो चाह कर भी खुद को उसके पास आने से रोक नहीं पा रहा था। एक अजीब सा खिंचाव था जो उसे सिमरन की ओर खींच रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सिमरन से प्यार हो गया है? पहली नज़र का प्यार, उसने सुना था कि पहली नज़र का प्यार होता है। पहली नज़र में ही सामने वाला आंखों के रास्ते सीधा दिल में उतर जाता है। तो क्या मेरे साथ भी यही हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, और पहली नज़र के प्यार में तो मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। उसने खुद से ही गुस्से में सवाल जवाब किए थे, और फिर तुरंत ही सिर हिलाते हुए खुद से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला कुछ मुलाकातों में किसी से प्यार कैसे हो सकता है? सिमरन तो जैसे इसी चीज़ का इंतजार कर रही थी। अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहने लगी, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। काफ़ी देर से कोशिश भी कर रही हूँ। क्या आपके पास थोड़ा सा वक्त है कि आप मुझे समझा दें? शुभम शर्मा उससे थोड़ा सा फासले पर बेंच पर बैठ गया और उसके हाथ से नोट्स ले लिए। फिर उसे समझाने लगा। इसमें कोई शक नहीं था कि वो हद से ज़्यादा ज़हीन इंसान था और अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर भी था। उसके पास से गुजरते हुए स्टूडेंट्स हैरानी से शुभम को देख रहे थे, जो कि आज एक लड़की के पास बैठा था। मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, एक स्टूडेंट ने उसके पास से गुजरते हुए तंज कसा। शुभम के माथे पर बल पड़ गए। इससे पहले कि वो उठता और उस स्टूडेंट से सवाल करता, सिमरन ने फौरन उसका बाजू पकड़ लिया। सिमरन के नरम हाथों का स्पर्श जैसे ही शुभम को अपने बाजू पर महसूस हुआ तो ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में करंट सा दौड़ा हो। उसने चौंक कर सिमरन की ओर देखा था। सिमरन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था, तो उसने जल्दी से शिवम के बाजू छोड़ दिया था। आई एम सॉरी, वो मैं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं बस उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था ताकि वो दोबारा कभी इस तरह की कोई बात ना कर सके। मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दे सकता कि वो मेरे किरदार के बारे में बिना कोई जानकारी लिए फालतू की बातें करें। हम सब लोगों का मुंह बंद नहीं करवा सकते, उनका तो काम ही है बातें बनाना, सिमरन ने धीरे लहजे में कहा। बट आई एम सॉरी, मेरी वजह से ऐसा हुआ। मुझे इस तरह आपके करीब नहीं आना चाहिए था। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ईजी हो जाइए, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या अगर कोई भी आपको तंग करे तो आप बेझिझक मुझसे कह सकती हैं। ये कहकर वो उसके पास से उठकर चला गया था। हालांकि उसका दिल वहाँ और देर तक बैठने को मचल रहा था, लेकिन वो जानता था अगर वो थोड़ी देर और वहाँ बैठा रहा तो कुछ ऐसा कह देगा जिसे उसने आने वाले वक्त के लिए संभाल कर रखा हुआ था। सिमरन शुभम को जाता हुआ देखती रही और उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। यार, जिस स्पीड से तुम जा रही हो मुझे तो लग रहा है तुम बहुत जल्दी ही उसे अपने जाल में फंसा लोगी, और मैं अपनी 10,000 की शर्त हार जाऊंगी। वो इस वक्त तो हॉस्टल में रिया के साथ बैठी हुई थी और अपनी दोस्त की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। देखो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे इस तरह का टास्क मत देना, क्योंकि मैं ऐसे कामों में बहुत माहिर हूँ। आखिर भगवान ने हुस्न भी तो दिल खोल कर दिया है ना।
और जब ऐसा पागल कर देने वाला हुस्न हो तो सामने वाला बचकर जा ही नहीं सकता। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मर्द बहुत बेवकूफ़ होते हैं, उन्हें अपनी जान में फंसाना बहुत आसान होता है। और जहाँ तक शुभम शर्मा की बात है तो मैंने उन्हें अपनी खूबसूरती, मासूमियत के जाल में फंसा लिया है। ये कहकर सिमरन का एक जोरदार कहकहा बुलंद हुआ था। रिया कुछ पलों तक उसे देखती रही। वाकई सिमरन, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन उसे क्या पता कि इस मासूम सी लड़की के पीछे कितनी शातिर लड़की छिपी बैठी है। रिया के जलकर कहने पर वो एक बार फिर से हंसने लगी। तकरीबन एक हफ्ता पहले ही उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वो अपनी सीनियर कजिन और कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी थी जब उसकी एक दोस्त ठंडी आह भरते हुए कहने लगी, यार तुमने शुभम को देखा है? कितना चार्मिंग, कितना हैंडसम मर्द है। मैं तो पहली नज़र में ही उसकी दीवानी हो गई हूँ। वो तो मुझे अपनी दासी भी बना ले तो मैं उसकी दासी बनने के लिए भी तैयार हूँ। हाय, उसकी वो गहरी ब्राउन आंखें, जी चाहता है उसकी उन आंखों में डूब जाऊं। उसकी बात सुनकर सिमरन ने कहा, यहाँ बैठकर ठंडी आहें भरने से अच्छा है जाकर उसे प्रपोज कर दो। माफ़ करो बहन, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। तुम नहीं जानती वो कितना सख्त इंसान है। मजाल है जो किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी देखे, और अगर गलती से कोई लड़की उसकी तरफ दोस्ती का कदम बढ़ा भी दे तो उसे इतनी बेभाव की सुनाता है कि लड़की की आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं। मैं तो उसके कदमों पर अपना दिल भी निकाल कर रख दूं, तब भी वो मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। नेहा की बात पर सिमरन ने उसे आईब्रो उचकाकर देखा था। ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई भी लड़का किसी लड़की को इतनी आसानी से इग्नोर कर दे? उसके सामने अभी तक ऐसा कोई लड़का आया ही नहीं था। जितने भी लड़के उसने देखे थे सब हुस्न के दीवाने, लड़कियों पर मर मिटने वाले देखे थे। फिर भला ये शुभम शर्मा किस खेत की मूली है? शायद तुम्हारे अंदर वो गट्स नहीं जो तुम उस लड़के को अपने प्यार में दीवाना कर सको। लड़कियों के करीब आने वाले लड़के देखे हैं मैंने, लड़कियों से दूर भागने वाला लड़का आज तक मेरी नज़र में नहीं आया। और जो सब कुछ ये कहता है तो मुझे लगता है कि ये सब किताबों की बातें हैं, क्योंकि औरत वो खूबसूरत चीज़ है कि मर्द औरत के सामने झुकने पर मजबूर हो ही जाता है। और मर्दों को जाल में फंसाना दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर ये काम इतना ही आसान है तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? खुद क्यों नहीं उसे अपने जाल में फंसा लेती? उसकी एक सीनियर ने कहा तो वो खुलकर हंसी थी। अगर मैं ऐसा करूं तो बदले में तुम लोग मुझे क्या दोगे? वो तो जैसे पहले से ही तैयार बैठी थी। उसे एडवेंचर करने का बचपन से ही बहुत शौक था और उस वक्त वो ये बात भी भूल चुकी थी कि उसका एक मंगेतर भी है। अगर उसके मंगेतर को पता चला तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। हम सब लोग तुम्हें 10-10 हजार रुपये देंगे। अब जिनके जितने बनते थे उसने देखा, वहाँ कुल 6 लड़कियाँ बैठी थीं, यानी 60,000 रुपये उसकी जेब में आने वाले थे। वो खुलकर मुस्कुरा दी। मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब तुम लोग तमाशा देखो। मैडम, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 1 महीने का टाइम है। अगर तुमने उसे अपने प्यार में पागल कर दिया और उसने तुम्हें प्रपोज भी कर दिया तो फिर हम पैसे तुम्हें दे देंगे, वरना बातें तो हर कोई करता है। रिया ने कहा तो वो हंसने लगी। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना क्या, मैं तो 15 दिनों में ही उसे अपने पीछे दीवाना कर दूंगी। वो अपनी आंखों की खूबसूरती से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि उसकी आंखों में एक ऐसा जादू है जो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता है। गुरुवार का दिन था, उसकी 2 क्लासेस थीं और इससे पहले वो अपने एक सीनियर से उसका टाइम टेबल भी मांग चुकी थी। उसका सीनियर शुभम शर्मा की ही क्लास में पढ़ता था, जिससे उसे पता चला कि शुभम की भी आज 2 ही क्लासेस हैं। एक हफ्ता उसने शुभम की रूटीन को गौर से देखा था। वो हर रोज़ सुबह यूनिवर्सिटी आता, क्लास लेने के बाद लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाता और वहाँ पर इतिहास की किताबें पढ़ता था। उसके बाद वो अपने पापा के ऑफिस जाता और उनके बिजनेस को संभालता था। कितना बोरिंग इंसान है, उसने बेसाख्ता सोचा। लेकिन अगले ही दिन जब उसने शुभम को कुछ लड़कों से लड़ते हुए देखा तो उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई थी, क्योंकि शुभम गुस्से का भी बहुत तेज था। वो गुस्से में बेकाबू हो जाता था और ये भी नहीं देखता था कि उसके सामने कौन खड़ा है। उस दिन वो थोड़ी देर के लिए डर गई थी कि अगर वाकई शुभम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और फिर उसकी मोहब्बत का भेद खुल गया तो वो क्या करेगी। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को समझाया था, लड़के भी सिर्फ टाइम पास करते हैं। वो कौन सा सच में मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा जो मेरे लिए मजनू बन जाएगा। उस दिन वो लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ रहा था जब वो उसके टेबल के करीब से गुजरी थी और फिर अचानक ही कुर्सी से ठोकर लगने पर उसने गिरने की एक्टिंग की।
इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, शुभम ने उसे थाम लिया था। शुभम ने देखा कि उस खूबसूरत सी छोटी सी लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आज से पहले उसने इतनी हसीन खूबसूरत आंखें कभी नहीं देखी थी। वो जल्दी से उससे दूर हुई और उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। शुभम भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। उस वक्त वो लाइब्रेरी में जिस हिस्से में मौजूद था वहां पर कोई नहीं था। एक्सक्यूज मी, उसने धीमे लहजे में शुभम को पुकारा, क्योंकि वहां शोर मचाने की इजाज़त नहीं थी। शुभम ने किताब बंद करके साइड में रखी और पूरी तरह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। ये उसकी आदत थी। उसे अगर कोई भी पुकारता तो वो अपना हर काम छोड़कर उसे पूरा ध्यान देता था। ये देखकर वो बुरी तरह बौखला गई थी, मगर फिर खुद पर काबू पाते हुए बोली, मैंने सर विकास से एक बुक मांगी थी। उन्होंने मुझे बताया कि आपने उनसे वो बुक ली हुई है। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए वो बुक दे सकते हैं? शुभम को याद आया कि उसने सर विकास से एक किताब ली थी और वो उन्हें वापस देना भूल गया था, और अब भी वो किताब उसके बैग में ही रखी हुई थी। उसने चुपचाप वो किताब निकाली और उसके हवाले कर दी। किताब उसे देने के बाद वो चुपचाप वहाँ से उठकर चला गया, जबकि सिमरन ने गुस्से से उसकी पीठ को घूरा था। एक नंबर का खड़ूस इंसान है। कुछ ही दिन गुजरे थे। वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। काफ़ी देर हो चुकी थी। उसकी सारी सहेलियां भी जा चुकी थीं, लेकिन वो शुभम शर्मा के चक्कर में वहीं पर रुकी हुई थी। उसकी बदकिस्मती ये थी कि शुभम उसे एक बार भी नजर नहीं आया था। अभी वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में पहुंची ही थी कि उसे कुछ आवारा लड़कों की आवाज़ें सुनाई दी। अरे ओ हसीना, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? उसने पलट कर देखा तो वहाँ कुछ आवारा लड़के मोटरसाइकिल पर सवार थे। उसका दिल डर से भर गया। उसने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी, मगर इससे पहले ही वो उसके सामने जाकर बाइक रोक चुके थे। उनमें से एक लड़का बाइक से उतरा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो उसे हाथ लगाता, किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। ये कोई और नहीं बल्कि शुभम शर्मा था, जो उसके पीछे पीछे ही यूनिवर्सिटी से निकला था। उसने उन आवारा लड़कों को उसी गली में जाते देखा था जहां वो लड़की दाखिल हुई थी। जब उसने देखा कि वो उसे परेशान कर रहे हैं तो वो एक पल की देर किए बिना वहां पहुंच चुका था। तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर उसने उन लड़कों को बुरी तरह धुन कर रख दिया था। उनसे निपटने के बाद वो पलटा और सिमरन पर एक नज़र डाली, जो दीवार से लगी बुरी तरह कांप रही थी और उसकी आंखों से तेजी से आंसू भी बह रहे थे। शुभम ने अपने आप को उन आंसुओं के साथ ही बहता हुआ महसूस किया। तुम्हारी सहेलियां कहाँ हैं? इस वक्त अकेली क्यों जा रही थीं? उसने उसे घूरते हुए सवाल किया तो वो रोते हुए बोली, मेरी सारी सहेलियां चली गई थीं। मैं यूनिवर्सिटी में अकेली रह गई थी तो घर से किसी को लेने के लिए बुला लेती। तुम्हें पता नहीं है ये इलाका कितना ख़तरनाक है, और लड़कियों के लिए तो वैसे भी सेफ नहीं है। सिमरन उस वक्त इतनी डरी हुई थी कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि शुभम उसकी फिक्र कर रहा था। अब तुम घर कैसे जाओगी? उसने निगाहें झुकाते हुए कहा। बस से जाऊंगी। चलो मैं भी घर जा रहा हूँ, तो मैं घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। वो इनकार करने ही लगी कि शुभम के घूरने पर चुप हो गई। बस यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, मोहल्ले से थोड़े ही फासले पर। उसने शुभम को गाड़ी रोकने का कहा। ठीक है, तुम अपने भाई को कॉल करके बुला लो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और गलियाँ भी सुनसान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ फिर से कोई हादसा पेश आ जाए। नहीं नहीं, ये इलाका बहुत सेफ है। हमारे मोहल्ले वाले सारे मुझे जानते हैं। उसने शुभम को तसल्ली दी और उसका शुक्रिया अदा करते हुए घर के अंदर दाखिल हो गई। ये उन दोनों की तीसरी मुलाकात थी। पहले की मुलाकातों के बारे में उसकी सहेलियों को पता था, लेकिन इस मुलाकात के बारे में नहीं, क्योंकि उसने इस बारे में अपनी सहेलियों को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती थी। वो शुभम की नज़रों में अपने लिए पसंदीदगी भी देख चुकी थी, और फिर उसके बाद वो वक्त वक्त पर शुभम से बात करने की कोशिश करने लगी। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शुभम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता था। कभी वो उसके पास जाकर उससे नोट्स मांगती, तो कभी किसी कॉन्सेप्ट में मदद ले लेती। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। अब उन दोनों में नंबर का भी लेन देन हो चुका था। रात गए तक वो उसी से फ़ोन पर बातें करती रहती। वो जानबूझकर शरारतें करती और ऐसी हरकतें करती कि शुभम न चाहते हुए भी हंस देता था। शुभम की ज़िंदगी में पहले कभी भी कोई लड़की नहीं आई थी। वो उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। कुछ ऐसी मासूमियत और शरारत होती थी सिमरन की बातों में कि न चाहते हुए भी शुभम उससे बातें करता रहता था। उसका मन ही नहीं भरता था। दादा जान, मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। कुछ दिन पहले ही वो अपनी हवेली में वापस आया था
और इस वक्त वो उनके साथ डेरों पर बैठा हुआ था। दादा जान ने मुस्कुराते हुए उसे इजाज़त दी। मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा रिश्ता लेकर उसके घर जाएं। मैं उसके ख़ानदान के बारे में कुछ नहीं जानता, शायद वो एक गरीब घराने से संबंध रखती है, मगर दादाजी वो मेरे दिल को पसंद आ गई है। अगर तुम्हें पसंद आ गई है तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और जहाँ तक उसके गरीब होने का सवाल है तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें एक बात की गारंटी देनी होगी कि वो एक ख़ानदानी घराने से संबंध रखती हो। ये बात करने की देर थी कि शुभम ने उस लड़की की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिए थे। इस बार वो वीकेंड पर घर भी इसी वजह से गया था ताकि अपने दादा जान को मना सके। जानता था अगर दादा जान राजी हो गए तो उसके माँ बाप इनकार नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसने सारा मामला ही अपने प्यारे दादा के हाथों में दे दिया था। रात के वक्त भी वो उसी के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा सिमरन की कॉल आ रही थी। कभी खुद से भी कॉल कर लिया करो, हमेशा मैं ही तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने फौरन ही शिकवा किया तो शुभम शर्मा उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, आज मेहमान आए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजी था और अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ से वापस आया हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि हवेली के कितने काम होते हैं। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। मैं तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, शुभम ने धड़कते दिल से कहा। दोनों में फिर से खामोशी छा गई। सिमरन अच्छी तरह जानती थी कि वो उससे क्या बात करना चाहता है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से ये बात नोट कर रही थी कि शुभम बात करते करते हमेशा चुप हो जाता था। उसके चेहरे को प्यार से देखने लगता, कुछ कहने के लिए होंठ खोलता लेकिन कह नहीं पाता था। सिमरन जानती थी उसके प्यार में वो पूरी तरह डूब चुका है और अब बस उसके इजहार मोहब्बत करने की देर थी। जैसे ही वो इजहार मोहब्बत करता उधर वो शर्त जीत लेती और पूरे 60,000 उसकी मुट्ठी में। ये सोच कर ही सिमरन का खुशी के मारे बुरा हाल था और शायद आज शुभम उसे ये सब कुछ बोलने वाला था। खुशी के मारे सिमरन का दिल धड़कने लगा। बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। उसने शुभम को इजाज़त दी। अभी नहीं करूँगा, जब वापस आऊँगा तब रूबरू होकर तुमसे अपने दिल की बात करूँगा। क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी फुर्सत है? मैं तुम्हें किसी अच्छी सी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ का माहौल पुरसुकून हो और वहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही मौजूद हों। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप बस डिसाइड कर लीजिए कि किस जगह पर जाना है और मुझे डेट भी बता देना ताकि उस हिसाब से मैं अपने घर में बहाना बना लूँ। बहुत जल्दी ही आपकी मुश्किल भी आसान हो जाएगी, फिर आपको बहाने करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब आपकी बात का? वो मुकम्मल तौर पर अनजान बन गई। फ़िलहाल मतलब समझाने का मौका नहीं है, जब मिलूंगा तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अचानक ही सिमरन को बाहर अपने मंगेतर हार्दिक की आवाज़ सुनाई दी तो वो बुरी तरह से बौखला गई। मेरी बात सुने, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ये कहकर उसने फ़ौरन से कॉल काट दी। इतने दिनों तक कहाँ गायब हो? हार्दिक ने कमरे में आते हुए उससे सवाल करना शुरू कर दिए। तुम इन दिनों मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रही हो और मुझे लगातार नज़रअंदाज कर रही हो। वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? वो उसके सामने खड़ा उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहा था। हार्दिक और उसकी मंगनी को लगभग 6 महीने हो चुके थे। हार्दिक उसके मोहल्ले में ही रहता था और एक अच्छी जॉब करता था। शुरू से ही उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और एक दूसरे के घर आना जाना भी था। मंगनी होने के बाद भी हार्दिक का जब भी मन होता उसके घर उससे मिलने के लिए चला आता था और आज भी वो बिना झिझक उसके कमरे में धड़ल्ले से चला आया था और अब उससे सवाल जवाब भी कर रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस पढ़ाई की वजह से थोड़ी सी बिजी हो गई थी। उसने निगाहें चुराते हुए कहा। पढ़ाई तो तुम पहले भी करती थी, लेकिन उसके साथ साथ तुम मेरे लिए भी वक्त निकालती थी। मुझे तो लग रहा है कोई और बात है। अगर कोई मसला है तो तुम खुलकर मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई मसला होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही आकर बताती। हार्दिक उसका बचपन का दोस्त था और उसकी पहली मोहब्बत भी। इस बात से वो इनकार नहीं कर सकती थी और जो अहमियत हार्दिक की थी वो अहमियत किसी और को नहीं दे सकती थी। हार्दिक ने गहरा सांस लेते हुए 2 कदम आगे बढ़ाकर सिमरन के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। सिमरन, मुझसे यूँ लापरवाही मत बरता करो। तुम जानती हो ना, तुम्हारी जरा सी लापरवाही भी मेरी जान ले जाती है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। कहते कहते वो सिमरन के हाथों पर अपने होंठ लगा गया था और सिमरन को यह एहसास बहुत खूबसूरत लगता था। जब भी हार्दिक उसके करीब होता उसे सब कुछ अच्छा लगता था और अब भी वो सब कुछ भूल गई थी। आगे बढ़ते हुए हार्दिक के कंधे पर अपना सर टिका दिया।
जानती हूँ हार्दिक कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना। बस पढ़ाई की वजह से तुम पर ध्यान नहीं दे पाई, बट अब आगे से गलती नहीं होगी। और हार्दिक के दिल में एक सुकून सा उतर गया था। उसने कंधे से पकड़कर सिमरन को बेड पर बिठाया और खुद जमीन पर उसके घुटने पर सर रखकर बैठ गया। सिमरन उसके बालों में हल्की हल्की उंगलियां चलाते हुए मसाज करने लगी। अच्छा सिमरन, एक बात करनी थी तुमसे। तुम्हारी दोस्त रिया पिछले कुछ दिनों से मुझे लगातार कॉल कर रही है। एक बार मैंने गलती से फ़ोन उठा लिया था, लेकिन वो तो बड़ी ही पकाऊ लड़की है। सर दर्द कर दिया था उसने मेरा। तुम्हारी दोस्त है इसलिए थोड़ी हाय हेलो की थी, वरना तुम तो जानती हो ना, मुझे इस तरह की लड़कों से चिपकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब भी वो मुझे बार बार कॉल करती है, लेकिन मैं उससे बात नहीं करना चाहता और अब मैं उसका नंबर ब्लॉक करने वाला हूँ। ये सुनकर वो एक लम्हे के लिए अजीब से दोराहे पर खड़ी हुई थी कि रिया का हार्दिक से क्या काम। उसके मन में खतरे की घंटी बजने लगी थी। वो थोड़ी बातूनी टाइप की लड़की है हार्दिक, तुम इग्नोर करो, बाकी मैं उसे समझा दूंगी। उसने हार्दिक पर जाहिर नहीं होने दिया कि उसे रिया और हार्दिक का बात करना कितना बुरा लगा था। उसने फैसला किया कि वो कल उससे इस बारे में ज़रूर पूछेगी। मगर अगले दिन रिया यूनिवर्सिटी आई ही नहीं थी। वो भी शुभम शर्मा में इस हद तक खो गई कि इस वाकये को पूरी तौर पर भूल गई। वो दोनों उस वक्त शहर के सबसे बड़े होटल में मौजूद थे। वो उसे लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि पूरा हॉल खाली था, सिर्फ एक टेबल मौजूद थी जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। उसके पास हर तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हुई थीं। उसे वो सब कुछ कोई ख्वाब जैसा मालूम हो रहा था। उसकी आंखें हर चीज़ को सराह रही थीं, मगर उसका दिल हर जज्बे से खाली था, क्योंकि वो शुभम से मोहब्बत नहीं करती थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वो शर्त जीतनी थी जिसके बदले में उसे 60,000 रुपये मिलने थे। ये सब क्या है? उसने धीमे लहजे में पूछा। जवाब देने की बजाय वो घुटनों के बल जमीन पर बैठा और एक अंगूठी उसके सामने कर दी। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे तुमसे मोहब्बत कब हुई। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे अपना आप मुकम्मल महसूस होने लगता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने खुशी से अपने होंठों पर हाथ रखे थे और तेजी से सर हाँ में हिला दिया। उसने अपना हाथ शुभम शर्मा की ओर बढ़ाया। शुभम ने उसकी नाजुक सी उंगली में हीरे की अंगूठी पहना दी। जैसे ही वो होटल के अंदर दाखिल हुई थी, उसने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली थी। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थीं। उसके बाद शुभम ने उसे बताया कि वो उसी दिन से उसे पसंद करने लगा था जब उसने उसे पहली बार लाइब्रेरी में देखा था। वो उसे बाकी सभी लड़कियों से अलग लगी थी, क्योंकि बाकी लड़कियां उससे बात करने के लिए और उसके साथ रिश्ते बढ़ाने के लिए उसके पास जाती थीं, मगर वो पहली लड़की थी जो हमेशा ज़रूरत की बात करती थी और बेमतलब उसे तंग नहीं करती थी। वक्त काफ़ी हो चुका था। उसने शुभम शर्मा को घर ड्रॉप करने के लिए कहा तो शुभम ने उसे चुपचाप घर ड्रॉप कर दिया। सिमरन का परिवार यहाँ से शिफ्ट हो रहा था। वे लोग अपने आबाई घर में वापस जा रहे थे, क्योंकि उसकी माँ ने फैसला किया था कि अब वो अपनी बेटी की शादी कर दें। उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। सिमरन के पिता तो उसके बचपन में ही गुजर गए थे। अब उसकी माँ और एक बड़ा भाई था जो कि देश से बाहर होता था और उसकी माँ अकेले ही रहती थी। अब भी लोग पंजाब शिफ्ट होने वाले थे। ये तय किया गया था कि उसकी माँ शादी के बाद उसके मामू के घर चली जाएंगी, जबकि वो शादी करके अपने पति के घर शिफ्ट हो जाएगी। जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल था तो उसे वैसे भी पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एडमिशन भी सिर्फ हार्दिक के कहने पर लिया था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी के काफ़ी सुनसान कोने में खड़ी रिया से फ़ोन पर बात कर रही थी। वहाँ आसपास यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट उस वक्त मौजूद नहीं था। वो रिया को अपनी पूरी कहानी सुना रही थी। रिया, तुम और बाकी सारी लड़कियाँ पैसे गिन के पर्स में तैयार रख लो, क्योंकि मैं अपनी शर्त जीत चुकी हूँ। मेरे झूठे प्यार के जाल में शुभम शर्मा बुरी तरह फंस चुका है। वो खिलखिलाते हुए सारी कहानी रिया को बताती चली गई कि कैसे उसने शुभम शर्मा को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया। उसके बहमो गुमान में भी नहीं था कि शुभम शर्मा उसकी सारी बातें सुन लेगा। वो उसे अकेला देखकर उससे बात करने के लिए गया था, मगर हकीकत जानने के बाद उसका दिल गम और गुस्से से भर गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल जाएगी, और वो भी सिर्फ 60,000 रुपये के लिए उसके जज्बातों के साथ खेल जाएगी। बात करने के बाद वो एक बार फिर से शुभम शर्मा को तलाश करने लगी, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर थी तब तक वो उस वक्त शुभम शर्मा के साथ ही बिताना चाहती थी। आफ्टर ऑल वो उसे हर हफ्ते शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता था।
उसे बड़े बड़े होटलों में घुमाता। अब इन सारी चीज़ों की उसे भी आदत हो चुकी थी, मगर वो मायूस हो गई क्योंकि शुभम उसे कहीं भी नजर नहीं आया। घर जाकर उसने शुभम को कॉल भी की तो उसका नंबर बंद जा रहा था, और ये लगातार 1 हफ्ते तक चलता रहा। और फिर उसने भी अब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सिम तोड़कर फेंक दी, क्योंकि उसका प्लान तो कामयाब हो चुका था। वो शर्त जीत चुकी थी और उसने अपनी शर्त की रकम भी ले ली थी। अब उसे शुभम से कोई मतलब नहीं था। इसके साथ ही उसने अपने दोस्तों को कह दिया कि शुभम शर्मा अगर मेरे बारे में पूछे तो कोई भी बहाना बना देना, या फिर उसे ये कह देना कि घर वालों ने उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी है। उसे ये सब कुछ इतना आसान लग रहा था, ये उतना ही मुश्किल होने वाला था। वो पंजाब अपनी मौसी के घर आ चुकी थी। उसकी शादी की तैयारियां भी हो रही थीं। वो उस वक्त पार्लर में मौजूद थी और दुल्हन बनी अपने अक्ष को शीशे में देख रही थी। आज उसकी हल्दी थी और उसने हल्दी वाला लहंगा पहना हुआ था। बेशक वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और किसी को भी अपना दीवाना कर सकती थी। अचानक ही वहाँ पर एक काम करने वाली लड़की उसके पास आई। आपके घर वाले आपको लेने के लिए आ गए हैं। उसकी कज़न थोड़ी देर पहले ही उसे वहाँ छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी ड्रेस चेंज करवानी थी। वो सिमरन के लिए परेशान भी हो रही थी, मगर सिमरन ने उसे तसल्ली दी कि मैं अकेले ही सब कुछ मैनेज कर लूँगी। यहाँ से उसे अपने पहले घर जाना था और फिर होटल चले जाना था। जैसे ही वो पार्लर से बाहर निकली, 2 नकाबपोश आदमी उसकी तरफ बढ़े थे, उसे संभलने का मौका दिए बिना, और उसकी नाक पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो वो एक बहुत बड़े आलीशान कमरे में मौजूद थी। सामने ही कुर्सी पर बैठा शुभम शर्मा बैठा हुआ था और ठंडी खून भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबराई थी। शुभम और यहाँ, और फिर उसे किडनैप करने का क्या मतलब था? वो बुरी तरह डर के मारे कांपने लगी थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला था। शुभम, तुम यहाँ कैसे? और मुझे इस तरह यहाँ लाने का मतलब क्या है? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए थे, लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था। मैं बहुत रोई थी, बहुत तड़पी थी तुम्हारे लिए, और फिर मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी। बस एक शब्द आगे मत बोलना। उसकी चलती जबान को शुभम की एक दहाड़ ने चुप कर दिया था। वो फिर से चीखते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जज्बातों के साथ खेलने की? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर आसानी से मेरी ज़िंदगी से निकल जाओगी और मैं तुमसे कोई हिसाब नहीं लूँगा? तुमने मुझे जितनी तकलीफ़ पहुँचाई है, तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो पूरी तरह से अनजान बन गई। तुम अच्छी तरह से समझती हो, तुमने सिर्फ 60,000 की शर्त के लिए मेरे जज्बातों के साथ खेला, और तुम अपने महबूब के साथ शादी करना चाहती हो, और ऐसा तो मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। तुम्हारी शादी है ना, तो तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारी शादी जरूर होगी, लेकिन तुम्हारे मंगेतर के साथ नहीं, बल्कि मेरे साथ, यानी जिससे तुमने प्यार किया है। मुझसे प्यार किया था ना तुमने? मेरी मोहब्बत को स्वीकार किया था। मेरे नाम की अंगूठी भी पहनी थी तुमने उंगली में। दिखाओ अपनी उंगली, दिखाओ। मैंने तुम्हें पहनाई थी ना? शुभम पागलों की तरह उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उलट पुलट कर देखने लगा, लेकिन अब शुभम की पहनाई हुई अंगूठी उसकी उंगली में नहीं थी, बल्कि उसकी जगह हार्दिक की पहनाई हुई अंगूठी चमक रही थी। शुभम की अंगूठी तो उसने कबर्ड में छुपा कर रख दी थी। इतनी महंगी हीरे की अंगूठी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था शुभम उसे हीरे की अंगूठी पहनाएगा। सिमरन ने अपने हाथ पीछे खींचे। तुम पागल हो गए हो शुभम, छोड़ो मुझे, और मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ। मेरी शादी है आज। शादी है तो जरूर होगी शादी सिमरन, लेकिन उसके साथ नहीं जिसके साथ तुम चाहती हो। तुम्हारी शादी मुझसे होगी आज, अभी और इसी वक्त। उसको जुनून में देखकर सिमरन बुरी तरह दहल उठी थी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं हार्दिक से प्यार करती हूँ, तो तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? वो रोते हुए बोली। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था। तुम्हारे छोटे से मजाक में मेरी ज़िंदगी का रुख बदल कर रख दिया है सिमरन। हर वक्त हंसता मुस्कुराता जिंदा दिल शुभम जिंदगी जीने की उमंग खो चुका है। जानती हो, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, जिसका नाम शुभम शर्मा है, ये बहुत जिद्दी है। जो चीज़ उसकी होती है उसकी ही रहती है, और तुम भी मेरी हो तो मेरी होकर रहोगी। शादी का लाल जोड़ा लिए वो उसके करीब बढ़ रहा था, जबकि सिमरन की जान गले में अटक गई थी। मेरे पास मत आओ, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी। क्यों, मुझसे मोहब्बत नहीं करती? तुम्हें तो बड़ा शौक था ना मेरे साथ शादी रचाने का, मेरे साथ सुहागरात मनाने का। तो अब वही तो सब कुछ कर रहा हूँ, पहले शादी और फिर बाद में सुहागरात।
दुल्हन बनकर एक बार मेरी सेज तो सजाओ, ऐसा सुकून दूंगा कि पूरी जिंदगी मुझे भूल नहीं पाओगी। शुभम के चेहरे पर इस वक्त चट्टानों जैसी कठोरता थी। आंखें गुस्से को बर्दाश्त करते करते लाल अंगार हो चुकी थीं। सामने बैठी वो लड़की जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, उसके साथ वो ये सब कुछ करेगी उसे अंदाजा नहीं था। और अब उसके इनकार पर वो जुनूनी हो गया था। शादी का लाल जोड़ा लिए वो उसकी तरफ बढ़ रहा था कि इसे पहनो और मेरे साथ शादी करो, जबकि सिमरन डर के मारे थर थर कांप रही थी। उसे कहाँ पता था शुभम शर्मा इतना जुनूनी इंसान है। वो तो उसे एक सीधा साधा पढ़ाकू टाइप का लड़का समझती थी, लेकिन आज उसके सामने जो खड़ा था वो कोई और ही था, शुभम शर्मा नहीं था जिसने सिमरन के पसीने छुड़ा दिए थे। वो सब झूठ था। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मोहब्बत का नाटक कर रही थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्लीज़ मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं मरकर भी तुमसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी सगाई किसी और से हो चुकी है और अब तो उसके साथ मेरी शादी भी है। दोस्तों के कहने पर मैंने उनसे शर्त लगाई थी कि तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर रहूँगी, और बस मैंने वो शर्त भी जीत ली। अब तुम भी अपनी राह पकड़ो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही शादी कर सकती हूँ। अच्छा, वो गुस्से से तिलमिला उठा। शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मेरा नाम भी शुभम शर्मा है। जो चीज़ मेरी हो जाती है वो मेरी होकर ही रहती है। तुम मेरी हो शादी न सही, लेकिन बिना शादी के ही मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को हासिल करके रहूँगा। ये कहकर उसने हाथ में पकड़ा लाल जोड़ा दूर फेंका था और एक झटके से सिमरन को कलाई से खींचकर अपने करीब किया था। उसके सख्त हाथों की पकड़ सिमरन की नाजुक कमर पर बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे हाथ ऊपर की तरफ मूव करने लगे थे और ब्लाउज की डोरियों तक पहुंचते पहुंचते सिमरन की सांस गले में अटक चुकी थी। उसने एक झटके से अपना चेहरा उठाते हुए शुभम की ओर देखा था, जहां शुभम की आंखों में गुस्सा, नफरत और इंतकाम की आग धड़क रही थी। शुभम को इस मोड़ तक लाने वाला कोई और नहीं बल्कि सिमरन ही थी। सिमरन की आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे थे। आज उसे अपनी गलती का बुरी तरह एहसास हो रहा था। उसके होंठ धीरे से खुले थे। प्लीज शुभम। लेकिन शुभम ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ते हुए एक हाथ की उंगली उसके कांपते नरम होठों पर रखी थी। आज नहीं सिमरन, आज तो मुझे रोक नहीं सकती। ये कहकर शुभम ने एक झटके से उसकी डोरियों को खोल दिया था। अगले ही पल ब्लाउज सरक कर नीचे गिरा था। सिमरन की कमसिन खूबसूरती शुभम की नज़रों के सामने थी। बेकरार होकर उसने अपने दहकते कांपते होंठ सिमरन की नरम धड़कनों पर रखे थे और सिमरन बुरी तरह तड़प उठी थी। उसे सिर्फ एडवेंचर पसंद था, दोस्तों के साथ मस्तियाँ, शर्त लगाना, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसने आज तक अपनी इज्जत को बहुत संभाल कर रखा था और आज एक गैर मर्द उसके इतना करीब था, उसकी आत्मा तक छलनी हो चुकी थी। आज तक उसने हार्दिक को भी एक हद में रखकर बात की थी। हार्दिक को सिर्फ इतनी अनुमति थी कि वो उसके हाथों तक पहुंच सका था। इसके अलावा हार्दिक ने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। और आज शुभम ने तो सारे पर्दे गिरा दिए थे। उसके गर्म होठों का स्पर्श अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। मेरे साथ ये जुल्म मत करो शुभम, मैं मर जाऊंगी, उसने सिसकते हुए कहा था। जुल्म तो तुमने किया है मेरी जान, और अब तुम्हें उसका हिसाब भी देना होगा। बिना कोई बहस किए मुझसे शादी कर लो या फिर शादी से पहले ही सुहागरात के लिए तैयार हो जाओ। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उसने शुभम की आंखों में जलती बदले की आग देख ली थी। वो आज सिमरन को बिना हासिल किए जाने नहीं देता और फिर डरते डरते उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि वो और कोई पाप नहीं कर सकती थी। शादी से पहले किसी गैर मर्द के करीब आना और उससे रिश्ता बनाना उसकी नज़र में सबसे बड़ा पाप था और वो ये पाप मरकर भी नहीं कर सकती थी। उसके हाँ कहने की देर थी कि शुभम के होठों पर एक मुस्कान आई थी। उसे अलग होते हुए उसके ब्लाउज की डोरियों को बंद किया था और उसे हाथ पकड़कर सीधा मंदिर लेकर आया था। बहुत ही शांति से मंदिर में दोनों की शादी हुई थी। शुभम पक्का इंतजाम करना चाहता था। वो उसे लेकर कोर्ट भी गया था, जहाँ पर दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की। जब वो साइन कर रही थी तो उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। दूसरी तरफ उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हार्दिक का तो गुस्से के मारे बुरा हाल था और इस दौरान रिया ने अपना काम पूरा कर दिया। उसने जो जाल बिछाया था, शिकार बुरी तरह शिकार हो चुका था। वो अपनी चाल में कामयाब हो गई थी। वो शुरू से ही हार्दिक को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। वो बस किसी भी तरीके से सिमरन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसीलिए उसने सिमरन को शुभम शर्मा की तरफ लगा दिया। अब जब सिमरन घर से गायब हुई तो रिया को अपना आखिरी दाव भी चल देना था और बस जैसा वो चाहती थी सब कुछ वैसा ही हो जाता। चेहरे पर झूठा अफसोस सजाए वो हार्दिक की ओर बढ़ी थी,
जहां हार्दिक गुस्से के मारे मुट्ठियां भींचे इधर से उधर टहल रहा था। रिया को सामने देखकर एकदम चौंका था। हार्दिक, सिमरन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे उसके बारे में कुछ गलत बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो, हार्दिक ने गुस्से से रिया को घूरते हुए कहा। हार्दिक, भूल जाओ कि सिमरन वापस आएगी, क्योंकि अब वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा चुकी है, अपने आशिक के साथ। क्या बकवास कर रही हो, मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, जो तुमने सिमरन के बारे में कुछ भी गलत कहा तो। मैं झूठ नहीं कह रही हार्दिक, मेरे पास सबूत है। और फिर जो रिकॉर्डिंग उस पर यकीन करके सिमरन ने उसे फॉरवर्ड की थी, वो हार्दिक को सुना दी। इसके साथ ही उसने उसे ये भी बताया कि वो एक अमीर जादे को अपने जाल में फंसा चुकी है और वो उसी के साथ भागी है। हार्दिक के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो गई। वो यही समझ रहा था कि सिमरन ने उसे धोखा दिया है, जबकि हकीकत तो कुछ और थी। अब सिमरन उसकी पत्नी बन चुकी थी। शादी की पहली रात वो बहुत गुस्से में था। सिमरन ने जो कुछ उसके साथ किया, वो अपना सारा गुस्सा, सारा जुनून उसके नाजुक वजूद पर उतार देना चाहता था। उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए वो उसके पास गया था, अपने गुस्से को उसके नाजुक से होंठों पर निकाला था, और उसकी इतनी सी शिद्दत से ही सिमरन का बुरा हाल हो गया था। बड़ी बड़ी काली आंखों से आंसू बहने लगे थे, और जब उन आंसुओं का नमकीन स्वाद सिमरन के होंठों का रसपान करते हुए शुभम को अपने गले में उतरता महसूस हुआ, तो वो बुरी तरह चौंका था। अगले ही पल वो उससे दूर हटा था। हाँ, वो उसे सजा देना चाहता था, उसे तकलीफ देना चाहता था, अपने अंदर दहकती गुस्से की आग को शांत करना चाहता था, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी वो रुक गया था। वो इस लड़की की आंखों में आंसू देख ही नहीं सकता था, और फिर वो उसे हाथ लगाए बिना कमरे से बाहर निकल गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों इस लड़की के सामने नरम पड़ रहा है। शायद ये मोहब्बत ही थी जिसकी वजह से वो हमेशा कमज़ोर पड़ जाता था। सिमरन पूरी रात रोती रही, एक पल के लिए भी वो सोई नहीं थी। जैसे ही आसमान पर रोशनी फैली, वो कमरे से बाहर निकली थी। सब तरफ खामोशी का राज था। सिमरन ने उसकी हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया, और फिर हवेली में इतनी कड़ी सुरक्षा को देखते हुए उसने आगे भागने का इरादा ही छोड़ दिया। वो हैरान होती थी कि इस पूरे समय के दौरान शुभम शर्मा एक बार भी उसकी अनुमति के बिना उसके पास नहीं आया था। वो न केवल उसका ख्याल रखता, बल्कि उसकी सारी ज़रूरतें भी पूरी करता था। हालांकि उसे सिमरन से बदला लेना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसे माफ़ कर दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ सिमरन की चाहत रखता था, और उसकी ख्वाहिश थी कि सिमरन किसी तरह से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। सिमरन उसे बहुत तंग करती थी, उसके लाए हुए खानों को फेंक देती, चीखती चिल्लाती, उसके साथ बदतमीजी करती, और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। उस दिन शुभम उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर गया था। ये एक हरा भरा सा इलाका था, और सिमरन पहले से ही पूरा इंतजाम करके आई थी। एक छोटा सा चाकू वो अपने साथ छुपा कर लाई थी, और शुभम को जख्मी करके वो वहाँ से भाग गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि शुभम उससे बेखबर नहीं था। वो कुछ ही दूर गई थी कि उसके आदमियों ने उसे फिर से पकड़ लिया और शुभम के पास ले आए थे। उस वक्त सिमरन बहुत ज़्यादा डर गई थी कि इस बार शुभम उसे सख्त से सख्त सजा देगा, लेकिन शुभम ने अपने होंठ भी नहीं खोले थे। उस दिन भी वो सिमरन के दिए गए जख्म को साफ करते हुए उस पर मरहम लगा रहा था। न चाहते हुए भी सिमरन की आंखों में आंसू बहने लगे थे, और जब जख्म से दर्द की टीस उठी तो शुभम के होंठों से एक सिसकारी निकली थी। सिमरन तड़प कर उसके करीब आई थी। तुम आखिरकार किस मिट्टी से बने हो? ना तो तुम मुझे सजा देते हो और ना ही मुझे खुद से दूर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तुम इतने अच्छे क्यों हो? वो रोते हुए शिकायत कर रही थी। मुझ में कोई अच्छाई नहीं है, बस एक बुराई है कि इस सीने में जो दिल है ना, उसमें तुम्हारे लिए ढेर सारी मोहब्बत भरी हुई है। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। पहली नज़र का इश्क क्या होता है ये मैंने आज जाना है, तुमसे मोहब्बत होने के बाद। और सिमरन उसकी बात पर आंसू पोंछते हुए रुख मोड़कर बैठ गई थी, जबकि शुभम के होंठों पर एक जख्मी सी मुस्कान आई थी। वो लाख जतन कर ले, लेकिन उस लड़की के दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं डाल सकता था। वो अफसोस से सिमरन को देखता हुआ कमरे से बाहर चला गया। जब और 3 महीने गुजर गए तो शुभम शर्मा को एहसास हुआ कि वो ज़बरदस्ती उसके दिल में अपनी मोहब्बत नहीं डाल सकता। इसीलिए उस दिन उसने सिमरन को आज़ादी दे दी कि वो जाकर अपने घर वालों से मिल ले, हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाए। बस वो उसे अपनी तरफ से तलाक नहीं दे सकता। उसने ये भी हक सिमरन को दे दिया कि वो अगर चाहे तो उससे कोर्ट के जरिए तलाक ले ले। वो जब हार्दिक के घर पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि उसकी जगह पर रिया मौजूद थी।
उसने हार्दिक से बात करना चाही, लेकिन उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा था कि उसका दिमाग घूम गया। उसका होंठ फट चुका था। वो बेयकीनी तौर पर कभी रिया को तो कभी हार्दिक को देख रही थी। उसकी माँ इस दुनिया से परवाज कर चुकी थी। वो इतनी बदकिस्मत थी कि अपनी माँ का आखिरी बार चेहरा भी न देख पाई थी। हार्दिक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा इंतजार किया, न मुझे ढूंढने की कोशिश की। और ये रिया, ये यहाँ क्या कर रही है? इससे पहले कि हार्दिक उसे कुछ और कहता, शुभम शर्मा घर के अंदर दाखिल हुआ था और एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारते हुए कहा, खबरदार, जो तूने अब मेरी बीवी को हाथ भी लगाया, वरना तेरे हाथ तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। उसने सिमरन को धीरे से जमीन से उठाया और अपनी चादर उसके चारों ओर डाल दी। सिमरन रोते हुए शुभम शर्मा को देख रही थी। उसने हमेशा शुभम के साथ ज्यादती की थी। पहले उसके दिल के साथ खेला और फिर उसकी जिंदगी को तंग बनाए रखा। कैसे इंसान के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जो तुरंत उसकी दोस्त की बातों का यकीन कर गया था, और एक तरफ शुभम शर्मा था जो सब कुछ जानने के बावजूद उसे माफ कर चुका था। रिया अपने मकसद में सफल हो गई थी, लेकिन उसे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला था, क्योंकि जब भी हार्दिक उसे पुकारता उसके मुंह से सिमरन का नाम निकलता था और दोनों के बीच हमेशा इसी बात पर लड़ाई होती रहती थी। उस दिन सिमरन शुभम शर्मा के साथ वापस घर आ गई थी। वो उसके गले से लगी कई घंटे तक रोती रही। मैं अभी तो नहीं कह सकती कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मुझे यकीन है कि कुछ ही समय में मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगी, और जिस दिन मैं खुद से तुम्हारे करीब आऊंगी तो समझ जाना कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर भी जुल्म नहीं कर सकती। तुम्हें इजाज़त है कि तुम अपना हक मुझसे वसूल कर सकते हो। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं सिमरन, मुझे उसी दिन का इंतजार रहेगा जब तुम खुद से मेरी बाहों में आओगी, मेरी मोहब्बत में पूरी तरह डूबकर। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। शुभम शर्मा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसके माथे पर अपने होंठों से एक नरम स्पर्श दे दिया। सिमरन ने आंसू भरी निगाहों से उसे देखा। अच्छा, और अगर मैं पूरी जिंदगी खुद से तुम्हारे करीब ना आई तो क्या पूरी जिंदगी तुम अपना हक मुझसे वसूल नहीं करोगे? क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगे? ये तो एक बस नेचुरल सी ख्वाहिश होती है ना। उसके इस मासूम से सवाल पर शुभम खिलखिलाकर हंस पड़ा था। एक जिंदगी क्या, पूरी 100 जिंदगियां तुम्हें देखते देखते गुजार दूंगा। तुम मेरे सामने हो, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मोहब्बत में दो जिस्मों का मिलन ही मोहब्बत नहीं होती। महबूब आंखों के सामने हो, ये भी मोहब्बत की एक बहुत बड़ी जीत होती है। सिमरन ने सुकून से अपना सर शुभम के कंधे पर रखा था और शुभम ने उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे तसल्ली दी थी। शुभम शर्मा ने अगले ही दिन अपनी हवेली में ले जाकर सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवाया था, अपनी पत्नी के रूप में। उसके घर वाले उससे नाराज तो हुए थे, लेकिन शुभम उनका इकलौता चश्मो चिराग था। वो उससे ज़्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह सकते थे और उन्होंने जल्दी ही सिमरन को हवेली की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। कुछ ही दिन बाद शुभम को गांव का अगला सरदार बना दिया गया। सिमरन को सरदारनी की हैसियत मिल गई थी। सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। शुभम के माँ बाप ने कभी भी उसे कोई ताना नहीं दिया था। वो खुद भी उसकी इज्जत करता था और बाकी सभी लोगों से भी उसकी इज्जत करवाता था। वो खुद को सचमुच दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझने लगी थी। और उस दिन जब सिमरन को खबर मिली कि शुभम पर किसी ने जानलेवा हमला किया है, तो सिमरन को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से जान निकल गई हो। वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी और अगले ही पल लहराकर जमीन पर ढेर हो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो शुभम उसके सामने था। उसे देखकर वो उसके सीने से लगकर तड़प तड़प कर रोई थी और उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो शुभम से कितनी मोहब्बत करती है। रोते रोते उसने शुभम को बुरी तरह चूमना शुरू कर दिया था। शुभम, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। आई लव यू शुभम, आई लव यू। वो रोते रोते अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और शुभम ने एक हल्की सुकून भरी मुस्कान के साथ उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। और जब शुभम ने शरारत से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तो इजाज़त है, और उसकी बात का मतलब समझकर सिमरन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया था। उस दिन दोनों ने अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई स्टोरी के साथ।